Assalamu alaikum students. Bismillahirrahmanirrahim. Let's start our lecture number 12, and before that we would see that what we did in the last lecture. Last lecture में हमने employee development, employee training, change का process, then OD techniques, learning organizations, evaluating training programs, cross cultural trainings और international training and development के कुछ issues पे हमने बात की थी. So first of all, the difference between the training and the development. Training हमारी current needs को satisfy करती है. अगर employee में कोई ऐसी deficiency है behaviors में, tasks में, तो उसको fulfill करने के लिए हम उसको train करते हैं. उसी training के through जब उसकी learning हो जाती है, तो वो employee develop हो जाता है for the long term assignments, for a long term goal. तो हमने देखा कि डेवलपमेंट में हम लोगों को इनकरेज करते हैं, एम्प्लॉयज को इनकरेज करते हैं कि वो स्किल, एबिलिटी, नॉलेज अपना इंक्रीज करें, एंड वी आल्सो प्रोवाइड देम अपॉर्चुनिटीज लाइक ट्रेनिंग एंड लाइक लर्निंग अपॉर्चुनिटीज. और फिर वो जो नए आइडियाज, क्रिएटिव आइडियाज जो लेके आते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए भी हम उनको डिफरेंट एवेन्यूज देते हैं. देन वी टॉक्ड अबाउट दिस चेंज कि ऑर्गेनाइजेशंस cannot survive if they do not change. उनको सर्वाइव करने के लिए चेंज करना पड़ता है अपने आप को, नई टेक्नोलॉजी के साथ, नए प्रोसेस के साथ, अपने एम्प्लॉयज को जो है वो चेंज करना पड़ता है. और अगर उसके एम्प्लॉयज, प्रोसेसेस एंड टेक्निक्स एंड टेक्नोलॉजीज चेंज हो तो फिर ही ऑर्गेनाइजेशन जो है वो चेंज होती है. और उसमें हमने बात की कि देयर इज अ प्रोसेस ऑफ चेंज, बिकॉज चेंज को नॉर्मली पीपल रेजिस्ट इट. बहुत से एम्प्लॉयज रूटीन वर्क से बाहर निकलना पसंद नहीं करते. वो रूटीन में बिकॉज दे आर सेटल्ड इन दैट रूटीन, और अगर चेंज आएगा तो उनकी रूटीन डिस्टर्ब होगी एंड दे डोंट लाइक इट. तो उसको चेंज के प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू गो ग्रेजुअली एंड स्लोली. जिसमें हमने फिर वो मेटाफर्स डिस्कस किए कि सबसे पहले आपको एक चीज को अनफ्रीज करना होता है कि जो आपने ऑलरेडी एक सेटअप चलाया हुआ है, एक प्रोसेस चलाया हुआ है, उसको अनफ्रीज करेंगे, उसको पहले ब्रेकअप करेंगे एंड देन ग्रेजुअली उसको मूव करेंगे चेंज को. और जैसे ही चेंज इंप्लीमेंट हो जाती है देन वी आर गोइंग टू रीफ्रीज द चेंज. कि उसी हमने उससे कलर से बात की थी कि इफ यू वांट टू चेंज योरसेल्फ इनटू रेड फ्रॉम ब्लू, तो रेड और ब्लू का मिक्सचर करें पहले, ताकि जो लोग हैं उसको अडेप्ट करना शुरू कर दें. They should start feeling comfortable with the change, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको चेंज को इम्प्लीमेंट कर दें, ताकि लोगों में एक तो रेजिस्टेंस ना आए, फ्रस्ट्रेशन ना आए, और वो चेंज को इजीली एक्सेप्ट कर ले. फिर हमने बात की कि ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट जो है वो इंडिविजुअल डेवलपमेंट के बगैर नहीं हो सकती. अगर आपका इंडिविजुअल डेवलप्ड होगा तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन भी डेवलप्ड होगी, अदरवाइज आपकी ऑर्गेनाइजेशन डेवलप नहीं हो सकती. जिसमें हमने बात की कि ओडी टेक्निक्स हैं कुछ. कौन कौन सी टेक्निक्स हैं? सर्वे फीडबैक है, फिर आपके पास प्रोसेस कंसल्टेशन है, देन टीम बिल्डिंग है, फिर इंटरग्रुप डेवलपमेंट ऑफ रिलेशनशिप है. जिसमें हमने बात की कि सर्वे फीडबैक में आप लोगों से उनकी परसेप्शंस एंड एटीट्यूड्स के बारे में पूछते हैं, फिर अकॉर्डिंगली आप अपने एक्शंस को चेंज करते हैं. और प्रोसेस कंसल्टेशन में आप अपने जो प्रोसेसेस हैं, जो आपने रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड लेट्स सपोज मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हैं, उनके लिए आप आउटसाइड कंसल्टेंट्स की हेल्प लेते हैं और अपने प्रोसेस को चेंज करते हैं, और वही कंसल्टेंट्स आपके एम्प्लॉय को कंफर्टेबल करते हैं न्यू प्रोसेस के साथ और चेंज प्रोसेस के साथ. टीम बिल्डिंग, हमने कहा कि टीम, हम डिफरेंट टीम्स को बिल्ड करवाते हैं जिससे उनके आपस में ट्रस्ट, आपस में काम करने के लिए टॉलरेंस, ये सारी चीजें इंक्रीज होती हैं और टीम जो है वो ज्यादा इफेक्टिव एंड एफिशिएंट हो जाती है. देन हमने कहा इंटरग्रुप डेवलपमेंट करते हैं, रिलेशनशिप्स डेवलप करवाते हैं लोगों की, ताकि उनको एक दूसरे पे ट्रस्ट हो जाए एक तो, और दूसरा ये है कि उनकी प्रॉब्लम्स पता चल जाए, एक दूसरे की ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम्स पता चल जाए. तो ये हमारे कुछ ओडी के मेथड्स थे. देन वी टॉक्ड अबाउट दीज लर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस. हमने कहा जो ऑर्गेनाइजेशंस कंटिन्यूसली चेंज करती रहती हैं अपने आप को, दे आर कॉल्ड द लर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस, बिकॉज दे कंटिन्यूसली कीप ऑन लर्निंग. जैसे कोई नई टेक्निक, नई टेक्नोलॉजी, नई ट्रेनिंग, नया चेंज आया है, they adapted. But this change should be for the benefit of the organization, and this change should not be bad. तो ये लर्निंग इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? ये टीम बिल्डिंग करवाती हैं.
नई टेक्नोलॉजी को हैप्पीली एक्सेप्ट करती हैं, इम्प्लीमेंट करती हैं, रिस्क टेकर्स होते हैं ये ऑर्गेनाइजेशंस। अगर ये थोड़ा बहुत रिस्क ना लें तो इनमें चेंज का एलिमेंट जो है वो शायद प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट ना हो सके। देन इवैल्यूएटिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, कि हमने कहा कि जब ट्रेनिंग हो जाती है तो हमें कैसे पता चलता है कि इफेक्टिव थी या इफेक्टिव नहीं थी। तो उसके लिए हमने इवैल्यूएशन का एक प्रोसेस डेवलप किया। इसमें हमने कहा कि या तो आप लोगों से ओपिनियन ले लें आफ्टर द ट्रेनिंग कि डिड दे लाइक द ट्रेनिंग, was it beneficial for them, did it add to their skills and knowledge। एक ये तरीका है, but then we said that this is not the best way of measuring the training effectiveness। फिर हमने कहा कि हम पोस्ट ट्रेनिंग इवैल्यूएशन करते हैं कि ट्रेनिंग के बाद देखें कि कितना फायदा हुआ है। फिर उसके बाद एक और हमने डिस्कस किया प्री एंड पोस्ट, कि पहले का डाटा ले लें, ट्रेनिंग से पहले उसकी परफॉर्मेंस कैसी थी और ट्रेनिंग के बाद उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, तो उन दोनों को कंपेयर करें। इफ यू सी सम चेंज देन द ट्रेनिंग वाज एफिशिएंट और नॉट एफिशिएंट। चेंज किस तरह है, पॉजिटिव चेंज है देन द ट्रेनिंग वाज एफिशिएंट, अगर चेंज नहीं आया द ट्रेनिंग वाज नॉट एफिशिएंट और इफेक्टिव। इसी तरह फिर हमने बात की कि पोस्ट प्री के साथ आप कंट्रोल ग्रुप के साथ भी जा सकते हैं, कि पहले से डाटा लें, ट्रेनिंग बिफोर द ट्रेनिंग एंड आफ्टर द ट्रेनिंग, प्लस take the data of some other individual in the same job who did not go through those trainings, वो कंट्रोल ग्रुप रख लें। ये एक्सपेरिमेंट ग्रुप हो जाएगा जिनको ट्रेनिंग मिलेगी और कंट्रोल ग्रुप हो जाएगा। आप दोनों की परफॉर्मेंस बिफोर एंड आफ्टर द ट्रेनिंग मेजर करें। इफ देयर इज अ चेंज इन दोज एम्प्लॉइज who have gone through the training, तो फिर तो ठीक है, फिर ट्रेनिंग का इफेक्ट हुआ है, अदरवाइज ट्रेनिंग वाज यूजलेस। तो ये हमने डिस्कस किया। फिर हमारे पास क्रॉस कल्चरल ट्रेनिंग की हमने बात की कि जब भी एक्सपैट्रिएट्स को हम भेज रहे होते हैं तो उनको कल्चर की ट्रेनिंग देना बहुत इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेज की ट्रेनिंग देना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें हिस्ट्री बताएं उनको, इकोनॉमी बताएं, पॉलिटिक्स बताएं वहाँ की, ताकि उनको ईजी हो जाए। प्लस उनकी फैमिलीज के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, उनकी फैमिलीज को भी आप साथ ट्रेन करें। और दूसरा हमने कहा कि एचआर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब उनको वो इंटरनेशनल असाइनमेंट पे भेजते हैं तो वापसी पे उनके लिए दे शुड हैव अ वेरी गुड प्लान, कि या तो उनको लोकल लेवल पे कोई पोस्ट दे दें, या उनके लिए नई कोई फॉरेन असाइनमेंट्स तैयार कर लें, या उनको अगर उनकी एज ऐसी है रिटायर कर दें, गोल्डन शेक हैंड दे दें, बट दे शुड हैव सम काइंड ऑफ प्लान, बिकॉज अदरवाइज पीपल विल स्टार्ट फ्रस्ट्रेटिंग। तो वो जब फ्रस्ट्रेट होते हैं तो दैट लीड्स देम टू फील डीमोटिवेटेड, और फिर उसमें परफॉर्मेंस आपकी ऑर्गेनाइजेशन की खराब होती रहती है। फिर हमने इंटरनेशनल ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के इश्यूज कुछ डिस्कस किए कि एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम होता है अगर आप उनकी लैंग्वेज को इंपॉर्टेंस नहीं देते, उनके कल्चर को इंपॉर्टेंस नहीं देते। तो ये हमने लास्ट लेक्चर में कुछ एम्प्लॉय डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग के बारे में डिस्कस किया है। टुडेज टॉपिक इज मैनेजिंग करियर्स, जिसका अभी हम इस डायग्राम से देखते हैं कि फर्स्ट वी मूव्ड ऑन टू दिस ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, देन देयर वाज रिक्रूटमेंट, देन देयर वाज सिलेक्शन, और फिर हमने ओरिएंटेशन और ट्रेनिंग पे बात कर ली। अब नाउ वी आर डायरेक्टली मूविंग टुवर्ड्स दिस करियर डेवलपमेंट एंड वी विल बी कवरिंग दिस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड कॉम्पनसेशन एंड बेनिफिट्स इन दी कमिंग चैप्टर्स इंशाल्लाह। सो करियर डेवलपमेंट, नाउ this is also one of the very important functions that HR managers or the HR department has to perform। अब इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, किस तरह कर सकते हैं, वो आज का सारा लेक्चर हम इस पे इंशाल्लाह देखते हैं डिटेल में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट करियर इज। सो डेफिनेशन ऑफ करियर इज द सीक्वेंस ऑफ पोजीशंस हेल्ड बाय अ पर्सन ड्यूरिंग हिज और हर लाइफ टाइम। लेट सपोज एक एम्प्लॉय जो है वो ग्रेड 17 में ज्वाइन करता है फर्स्ट जॉब, देन ग्रेड 18, ग्रेड 19, ग्रेड 20, ग्रेड 21 और मे बी वो यहां रिटायर हो जाता है। एट द सेम टाइम अनदर एम्प्लॉय हु जॉइन्स एट ग्रेड 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15 पे रिटायर हो जाता है। एक और एम्प्लॉय है जो ग्रेड 1 में आता है, 2, 3, 4, 5 एंड 6 पे रिटायर हो जाता है। नाउ ऑल ऑफ देम, ऑल 3 एम्प्लॉइज, they've got different careers, different career plans, because the person 1 he started at
17 grade, they started at 10 and they started first grade. तो इस तरीके से इनकी डिफरेंट इन्होंने पोजीशंस हेल्ड की, 18, 19, 20, 21, 16, 13, 12, 11, 10, ये डिफरेंट इनकी पोजीशंस हैं जो इन्होंने होल्ड की अपनी लाइफ टाइम में. और स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट द करियर्स ऑफ प्रोफेशनल्स, देन वी टॉक अबाउट देयर सीक्वेंस ऑफ देयर पोजीशंस इन अ प्रोफेशनल लाइफ. अदरवाइज हम करियर स्टेजेस में भी जाके देखेंगे दैट थ्रू आउट द लाइफ हमने उसको करियर स्टेजेस में डिवाइड किया हुआ, किस तरह है उसको इंशाल्लाह डिटेल में देखेंगे. नाउ अब करियर जो है, करियर मैनेजमेंट का जो इशू है, इसमें बहुत सारी चेंजेस आई हैं. व्हाट इट यूज्ड टू बी एंड व्हाट इट इज नाउ, उसको हम देखते हैं कि कैसे है. द वे इट वाज, करियर डेवलपमेंट प्रोवाइडेड फॉर इंफॉर्मेशन, assessment and training. It helped attract and retain highly talented people. शुरू में सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाती थी कि ये करियर होगा, और अगर आपका करियर जो है वो ग्रो करता है ठीक है, अदरवाइज the organizations were not bothered about it that much. और इंडिविजुअल बिल्कुल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता था करियर की. बट नाउ इंडिविजुअल्स, not the organizations, are responsible for designing, guiding and developing their own careers. अब जॉब क्राफ्टिंग आ गई है, अपने करियर्स लोग खुद मैनेज कर रहे हैं. एंटरप्रेन्योरशिप बहुत आ गई है, लोग अपना बिजनेसेस खुद कर रहे हैं, लोग अपनी जॉब्स को खुद डिजाइन कर रहे हैं. तो इस तरीके से अब ज्यादा से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो एम्प्लॉय पे है. दे माइट हैव बीन गिवन अ करियर पाथ कि step 1, step 2, step 3, after 3 years if you'll get these many trainings and these many skills and abilities and your performance is above a certain level, you'll be given a promotion. But organization is not there, they are not responsible that much as the individual or the employee should be and is. Now boundaryless careers आजकल आ गए हैं. उसमें क्या है, a career in which individuals, not organizations, define career progression and organizational loyalty. मतलब ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी करियर को हैंडल करने में कम से कम हो गई है. लोग खुद अपने करियर्स को डिफाइन करते हैं कि आफ्टर हाउ मेनी इयर्स दे वांट टू चेंज देयर जॉब्स, दे वांट टू प्रमोट देमसेल्व्स. बट इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन ने सर्टेन लिमिट्स लगाई होती हैं. इफ यू मीट दोज लिमिट्स एंड रूल्स, तो फिर आपकी प्रमोशन या डिमोशन या जो भी आपने करियर अपना सेट किया है वो हो जाएगी, अदरवाइज नहीं होगी. Now, traditionally, career development referred to programs offered by organization to help employees advance within the organization. But today, each individual must take responsibility for his or her career. वही बात कि पहले ये सारा जो organizations थी ये responsible थी किसी हद तक, ये उनको मौके प्रोवाइड करती थी, ये उनको अपॉर्चुनिटीज ऐसी देती थी कि जिससे वो अपना करियर को ग्रो करते थे एम्प्लॉइज. अब एम्प्लॉइज आर कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल, दे हैव गिवन अ पाथ, अ करियर पाथ, बट उन्होंने खुद अपने आप को मैनेज करना है. इफ दे अचीव दोज थिंग्स, जो कंडीशंस हैं फॉर द प्रमोशन और फॉर द अपग्रेडेशन ऑफ देयर करियर, अगर वो पूरी कर लेते हैं तो एम्प्लॉइज आर वेलकम टू बी प्रमोटेड और रिप्लेस्ड बाय द अदर एम्प्लॉइज. बट अगर वो नहीं करती तो फिर ये ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत कम है. नाउ ऑर्गेनाइजेशंस नाउ फोकस ऑन मैचिंग द करियर नीड्स ऑफ द एम्प्लॉइज विद द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. अब करना क्या शुरू कर दिया ऑर्गेनाइजेशंस ने कि वो देखते हैं कि इंडिविजुअल की नीड्स क्या है, इंडिविजुअल के इंटरेस्ट क्या हैं. इंडिविजुअल के इंटरेस्ट और इंडिविजुअल की करियर नीड्स के साथ अपनी ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज एंड गोल्स को अलाइन करने की कोशिश कर रही हैं, ताकि जो पैशनेट बंदा उनके पास काम करने के लिए आता है और उसका एक सर्टेन लेवल ऑफ इंटरेस्ट है, तो फिर ऑर्गेनाइजेशन अपने इंटरेस्ट उसके साथ मैच करेगी. लेट्स सपोज अगर किसी को फोटोग्राफी का बहुत शौक है, तो ऑर्गेनाइजेशंस उससे वही काम लेंगी जिसमें उस एम्प्लॉय का इंटरेस्ट है, और मैच करेंगी कि वो कुछ ऐसी प्रोडक्ट, कुछ ऐसी सर्विस निकालें जो फोटोग्राफी से रिलेटेड हो, जो आप उस एम्प्लॉय से बेस्ट उसका जो है वो अचीव कर सकें. तो अब ऑर्गेनाइजेशंस ने करियर्स को मैच करना शुरू कर दिया, करियर नीड्स को विद द ऑर्गेनाइजेशंस ऑब्जेक्टिव्स.
and organizational goals. Or while many organizations still invest in their employees, they don't offer career security and they can't meet the needs of everyone in the diverse workforce. At the same time, the organizations, they've got problem कि अब डाइवर्सिटी होती है. डाइवर्सिटी क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे किस्म के लोग होते हैं, डाइवर्स आइडियाज होते हैं, डाइवर्स बैकग्राउंड्स होते हैं लोगों के. बिजनेस, मेडिकल, इंजीनियरिंग, मे बी आर्ट्स, मे बी मीडिया, मे बी HRM, डिफरेंट, देयर आर डिफरेंट फील्ड्स. हर फील्ड का बंदा जो है वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा होता है. नाउ देयर इज सर्टेन लिमिट दैट यू कैन नॉट मीट द नीड्स ऑफ ऑल द एम्प्लॉइज. सो आप थोड़ा सा जनरली एक आइडिया देख लेते हैं, बट यू ट्राई एंड अलाइन योर ऑर्गेनाइजेशंस गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स विद द करियर नीड्स ऑफ योर इंडिविजुअल्स. तो उससे जो है वो काफी फायदा हो जाता है एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस में. नाउ इंडिविजुअल वर्सेस द ऑर्गेनाइजेशनल पर्सपेक्टिव. इंडिविजुअल और जो ऑर्गेनाइजेशन है वो करियर को कैसे देखते हैं? ऑर्गेनाइजेशनल करियर प्लानिंग क्या होती है? डेवलपिंग करियर लेडर्स, ट्रैकिंग करियर्स, प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर डेवलपमेंट. करियर लेडर का मतलब यह है कि आपके लिए उन्होंने सेट कर दिया कि यू आर एट दिस लेवल, then you will be at this level, then you will be at this level, and then you will be at this level. लेडर बना दिया आपके लिए. अब यहां उन्होंने कहा कि लेट्स सपोज आपको 10 ट्रेनिंग्स चाहिए and 3 years of experience चाहिए. तो after 3 years, if you have completed these 10 trainings, the ladder is available. You can promote yourself. You will be promoted by the organization. And after this level, you might be needing 20 trainings and 5 years of experience. And then here you need 30 trainings and 10 years of experience. तो अब क्या हो गया? ऑर्गेनाइजेशन ने लेडर आपको बना दिया और अपॉर्चुनिटीज फॉर ट्रेनिंग आपको दे दी हैं. अगर आपको 10 ट्रेनिंग्स इसमें चाहिए तो विद इन द स्पैन ऑफ 3 years आपको 10 ट्रेनिंग्स की ऑफर होगी. नाउ इट्स अप टू यू, इट्स अप टू द इंडिविजुअल कि वो ट्रेनिंग्स लेता है, वो ट्रेनिंग्स को प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड करता है, अपनी परफॉर्मेंस को अच्छा रखता है, तो देन ही और शी विल बी प्रमोटेड. अदरवाइज वो नहीं है. तो करियर लेडर जो है बनाना वो ऑर्गेनाइजेशन का काम है, अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना ऑर्गेनाइजेशन का काम है, बट द रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद द इंडिविजुअल कि वो किस तरीके से अपने करियर को जो है वो प्रोग्रेस करता है उसमें. देन इंडिविजुअल क्या सोचते हैं? इंडिविजुअल करियर डेवलपमेंट, हेल्पिंग एम्प्लॉइज आइडेंटिफाई देयर गोल्स एंड स्टेप टू अचीव देम. अब ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इंडिविजुअल्स को किस तरीके से देखती है कि वो उनको हेल्प करती है. समटाइम्स जैसे आप देखते हैं कि कई बच्चों के इंटरेस्ट जो है, लाइक व्हेन यू पीपल वर इन मैट्रिक और ओ लेवल्स, तो आपका एक इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है. A few students they want to go towards the biological sciences. A few students they want to go towards the engineering sciences. A few students they want to go towards the computer sciences. तो different interests होते हैं, different personalities होती हैं. तो organization individual को ये help कर सकती है कि उसके goals and उसके जो interests हैं उनको identify करवा सकती है और उस किस्म की अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर सकती है कि जो उनके इंटरेस्ट हैं, जो उनके गोल्स हैं अपने लाइफ के, उनको अलाइन करे विद द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. तो उससे जो है वो हेल्प मिल जाती है काफी. नाउ करियर डेवलपमेंट वर्सेस एम्प्लॉय डेवलपमेंट. करियर डेवलपमेंट लुक्स एट अ लॉन्ग टर्म करियर इफेक्टिवनेस एंड सक्सेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल पर्सनल. और एम्प्लॉय ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट क्या है? इट फोकसेस ऑन द परफॉर्मेंस इन द इमीडिएट और इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम. अब जो डिफरेंस हमने देखा था ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में, ऑलमोस्ट वही डिफरेंस यहाँ है कि करियर को जब आप डेवलप कर रहे हो, यू आर लुकिंग एट अ लॉन्ग टर्म अप्रोच, मे बी 5 years, मे बी 3 years, मे बी 10 years. बट एम्प्लॉय ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का मतलब यह है कि आप उसके शॉर्ट टर्म गोल्स को और अपनी ऑर्गेनाइजेशन के शॉर्ट टर्म गोल्स को अचीव कर रहे हैं और उसमें जो अपडेशन करनी है, उसमें जो अपग्रेडेशन करनी है, उसको आप फोकस करके फिर ट्रेनिंग करवा रहे हो. So employee training is for short term and career development is for a long term approach. Now value for the organization. अगर वो career develop करती है, proper manage करती है, तो उसके लिए फायदा क्या है? Ensures needed talent will be available. ये अभी हम इस पर बात करते हैं. Then improves the organization's ability to attract and retain talented employees. अगर आपको promotion timely मिलती रहेगी
तो टैलेंटेड एम्प्लॉय आपके साथ ऑर्गेनाइजेशन के साथ रहेगा। अगर प्रमोशंस टाइमली नहीं होंगी और मेरिट बेस्ड नहीं होंगी, करियर्स प्रॉपर्ली मैनेज नहीं होंगे और आप प्रॉपर्ली उसको जो है वो टाइमली बेसिस पे उसको प्रमोट नहीं कर रहे एम्प्लॉय को, तो एम्प्लॉय आपको छोड़ के चला जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन छोड़ देगा, टर्नओवर आपका इंक्रीज कर जाएगा। फर्स्ट पॉइंट को हमने दोबारा डिस्कस करना है, दैट इट ऑल्सो इंश्योर्स दैट माइनॉरिटीज एंड वुमेन गेट अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अगर आप मेरिट बेस पे सबके करियर्स को एनहांस करेंगे प्रोग्रेसिवली, तो फिर माइनॉरिटीज और जो प्रोटेक्टेड ग्रुप की हमने बात की थी शुरू के लेक्चर्स में, इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी में, वो भी उस एलिमेंट को भी हम कवर कर रहे होंगे। देन रिड्यूसेस एम्प्लॉय फ्रस्ट्रेशन। किस तरह कि जब आपको एक काम, एक आप सर्टेन टास्क में आपकी लर्निंग कंप्लीट हो जाती है, तो यू स्टार्ट फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड, बिकॉज आपको नई लर्निंग जो है वो नहीं कुछ हो रही होती और काम में मोनोटनी बहुत आ जाती है। मोनोटनी, एक ही काम को बार बार करके आप बोर हो जाते हो एंड वो फ्रस्ट्रेशन में कन्वर्ट हो जाती है। तो अगर प्रमोशन होती रहे, नई लर्निंग अपॉर्चुनिटीज मिलती रहे और ऑब्वियसली साथ सैलरीज इंक्रीज होती हैं, बेनिफिट्स इंक्रीज होते हैं, पावर ज्यादा आपको मिलती है, तो फिर लोग फ्रस्ट्रेट नहीं होते, दे फील फाइन विद द ऑर्गेनाइजेशन। देन एनहांसेस कल्चरल डाइवर्सिटी। कल्चरल डाइवर्सिटी कैसे इंक्रीज करती है कि जब लोग प्रमोट होंगे, उनकी जगह खाली होगी और नए लोग उस पर आएंगे और नए लोग अपने साथ डाइवर्सिफाइड आइडियाज लेके आएंगे और डिफरेंट ग्रुप से आएंगे, डिफरेंट बैकग्राउंड से आएंगे, तो वो भी आपको फायदा है। देन प्रमोट्स ऑर्गेनाइजेशनल गुडविल, कि अगर आप अच्छे तरीके से करियर्स को मैनेज कर रहे हो, द मैसेज गोज बियॉन्ड द इवन ऑर्गेनाइजेशन। बाहर जो आपकी आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन लोग हैं, जो आपकी मार्केट है, जो लेबर मार्केट है, उसमें ये मैसेज जाता है कि दैट द ऑर्गेनाइजेशन इज रियली टेकिंग केयर ऑफ द एम्प्लॉइज इन टर्म्स ऑफ देयर करियर्स। तो फिर आप ज्यादा से ज्यादा अच्छे लोग जो है वो अट्रैक्ट कर सकते हैं। नाउ इंश्योर्स, द फर्स्ट पॉइंट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज इंश्योर नीडेड टैलेंट विल बी अवेलेबल। मतलब ये है कि अगर हम करियर लैडर को देखें, तो लेट सपोज somebody joined us in 17 and then 18 and then 19, और इसके साथ साथ क्या हो रहा है, एज भी बढ़ती जा रही है। लेट सपोज यहाँ एज थी 25, यहाँ 35, यहाँ 45 और आपने इवेंचुअली 60 एज हो जाती है एक एम्प्लॉय की 21 ग्रेड में पहुंच के। अब इस एम्प्लॉय ने रिटायर होना है, बिकॉज दिस इज अ नेचुरल रिक्वायरमेंट आफ्टर द एज ऑफ 60 or 65 or 70, whatever your policy says, you are unable to work because you're not that vigilant, your mind becomes a little slower। तो इससे फायदा क्या होता है कि ये इसकी प्लेस, इसको रिप्लेस कर देगा। The 18th वाला is going to replace the 19th post and then 17th ग्रेड वाला जो एम्प्लॉय है वो आपका 18th को रिप्लेस कर देगा और ये इवेंचुअली जगह वेकेंट आ जाएगी और आप नया जो है एम्प्लॉय फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन और जो एंट्री लेवल है, आप जिस तरह कॉलेज से और यूनिवर्सिटी से लेके आ सकते हैं, ये न्यू एम्प्लॉय आपके पास आ सकता है। ये तो आपका डाइवर्सिफाइड जो डाइवर्सिटी है, इनहैंसेस कल्चरल डाइवर्सिटी, यहां से आएगी। और 21 ग्रेड पे जो आपका रिटायर होता है एम्प्लॉय, इसकी जगह किसी ने तो फिल करनी है ना। टैलेंट, द नीडेड टैलेंट शुड बी अवेलेबल। अब ये जो टैलेंट है ये यहां आप डेवलप कर रहे होते हो ऑलरेडी। 20th ग्रेड वाले को 21 के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हो, 18 वाले को 19 के लिए, 17 वाले को 18 के लिए, इसी तरह 16 को। तो जब आप ये देखते हैं कि आपके पास रिटायरमेंट के वक्त वो एग्जैक्ट टैलेंट मौजूद हो, या आप लेट सपोज ये 19 वाला आपको छोड़ के चला जाता है, तो यू हैव दिस 18 पर्सन विच माइट बी डेवलप्ड फॉर द पोस्ट ऑफ 19th ग्रेड। तो आपको ये फायदा हो जाता है, आपको अवेलेबल जो टैलेंट है वो हर टाइम आपके पास अवेलेबल रहता है, कभी आपको शॉर्टेज नहीं आता। देन वैल्यू फॉर द इंडिविजुअल। इंडिविजुअल्स एक्सटर्नल करियर सक्सेस इज मेजर्ड बाय क्राइटेरिया सच एज, अब उसकी जो लोग उसको या खुद वो अपने करियर को मेजर करता है कि कितना अच्छा है वो अपने करियर में, वो किस किस चीज से कर रहा है। प्रोग्रेशन अप द हिरार्की, कि कितनी जल्दी उसको प्रमोशंस मिली, कितनी जल्दी उसने ये जो करियर लैडर है ये अचीव किया, हाउ मेनी ईयर्स, हाउ मेनी मंथ्स, जो उसकी
प्रमोशंस हो रही हैं, एक तो ये चीज होगी। देन टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन, कि किस किस्म की ऑक्यूपेशन में है, किस किस्म के काम में है। इफ इट्स अ वेरी प्रिविलेज्ड ऑक्यूपेशन तो फिर उसको ये फील होगा कि वो बहुत जल्दी प्रोग्रेस कर रहा है, बहुत अच्छा उसका करियर है। देन लॉन्ग टर्म कमिटमेंट एंड इनकम, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट विच नॉर्मली ह्यूमन बींग्स measure the career with is the income or the salary or wages or benefits. जितनी ज्यादा इनकम होती है, we people we think that somebody is that much successful. जिस किस्म की पोजीशन होती है, जिस किस्म का ग्रेड होता है, जितनी पावर्स होती हैं, we think that the person is successful or not successful अगर उसके पास पावर और हायरार्की और ये चीजें नहीं है। अब ये उसकी एक्सटर्नल करियर्स को सिर्फ मेजर कर रही है, करियर स्टेटस को। बट इंटरनली क्या होता है कि इंटरनल करियर सक्सेस इज मेजर्ड बाय द मीनिंगलेसनेस ऑफ वंस वर्क एंड अचीवमेंट ऑफ पर्सनल लाइफ। अब कितना जो है उसने अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली अचीव किया है और कितना उसका जो काम है वो मीनिंगफुल है या मीनिंगलेस है। अब मीनिंगफुलनेस ऑफ वर्क का मतलब यह है कि क्या उसकी जो कंट्रीब्यूशन है अपने काम में वो सोसाइटी को, ऑर्गेनाइजेशन को, उसको पर्सनली कितना जो है वो ऐड कर रही है उसमें। तो जब आपका इंटरेस्ट होगा किसी एक चीज में और आप वो अचीव करते जाएंगे तो देन यू थिंक इंटरनली, इंट्रिंसिकली दैट यू आर वेरी सक्सेसफुल इन करियर। लेकिन अगर आप वो अपना इंटरेस्ट और अपनी जो पैशन है आपका वो आप अचीव नहीं कर रहे, देन यू वॉन्ट थिंक दैट यू आर वेरी सक्सेसफुल पर्सन एज फार एज योर करियर इज कंसर्न। तो इस तरीके से दो तरीके हैं हमारे पास मेजर करने के। एक्सटर्नली हम इनकम के साथ, हायरार्की के साथ मेजर करते हैं और इंटरनली हम मेजर करते हैं विद द मीनिंगफुलनेस ऑफ द वर्क और कितनी उसमें आप अचीवमेंट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। नाउ ट्रेडिशनल करियर स्टेजेस। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारी लाइफ जो है दैट इज डिवाइडेड इनटू अ फ्यू करियर स्टेजेस, जिसमें अभी हम देखते हैं तो वी हैव दीज 5 करियर स्टेजेस: एक्सप्लोरेशन, एस्टैब्लिशमेंट, मिड करियर, लेट करियर एंड डिक्लाइन। ये हमारे पास 5 स्टेजेस हैं। अब इसमें थोड़ा सा ग्राफ को देखें पहले तो कि this graph is telling you about the age. This is these numbers 5, 10, 15, 20 till 75 is your age. And this graph, this axis is telling you about the performance of the employee or performance of a person. So the first career stage is the exploration stage. Exploration में क्या हो रहा है? Exploration में first of all देखें कि 5 to 25 years आपकी जो स्टेज है, दिस इज द एक्सप्लोरेशन स्टेज, जिसमें क्या कर रहे हैं, ट्रांजिशन फ्रॉम स्कूल टू वर्क, एक्सप्लोर कर रहे हैं और परफॉर्मेंस आपकी एक स्ट्रीम लाइन है, बस एक सीधी लाइन है। नाउ द सेकंड इज योर एस्टैब्लिशमेंट। एस्टैब्लिशमेंट में आप क्या करें, गेटिंग फर्स्ट जॉब एंड बीइंग एक्सेप्टेड और नॉट एक्सेप्टेड। अब यहां आपकी परफॉर्मेंस एक दफा ग्रो करती है। ऑब्वियसली यहां आप कुछ भी परफॉर्म नहीं कर रहे बिकॉज यू आर नॉट इनटू योर फर्स्ट जॉब एज येट। जब आपको फर्स्ट जॉब मिलेगी तो फर्स्टली योर परफॉर्मेंस विल डेफिनेटली इंक्रीज डिपेंडिंग अपॉन योर इंटरेस्ट, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ जॉब, डिपेंडिंग अपॉन so many other factors. But after and at the age of 35, when your mid-career starts, this is going to take you into 3 possibilities. Either your performance is going to increase, it is going to decrease, or it will be plateaued or remains the same जो आपने यहाँ अचीव की थी। अब मिड करियर के बाद लेट करियर में भी वही आपका फॉलो होता है पैटर्न कि अगर तो परफॉर्मेंस इंक्रीज हो रही है तो यहाँ से मिड करियर में इंक्रीज होती जाएगी, और अगर डिक्रीज हो रही है तो फिर डिक्रीज होती जाएगी। बट जो भी आपने लेवल अचीव किया है मिड करियर में उस पर जाके ये प्लेटूड हो जाएगी। अगर आप बेस्ट परफॉर्मर हैं तो यू माइट रिमेन द बेस्ट परफॉर्मर फॉर द नेक्स्ट 20 ईयर्स जो आपका लेट करियर है। फिर आपका डिक्लाइन स्टेज आ जाती है, द एल्डर स्टेट पर्सन आ जाते हैं आप लेट करियर में, और डिक्लाइन स्टेज में यू आर प्रिपेयरिंग फॉर
रिटायरमेंट। अब इन स्टेजेस को एज अ ग्राफ जब हम डिस्कस करते हैं तो गेट टू नो कि कौन कौन सी स्टेजेस में क्या क्या चीजें लाइफ टाइम में हो रही होती हैं। स्कूलिंग है, देन गेटिंग अ फर्स्ट जॉब, देन परफॉर्मेंस इंक्रीज या डिक्रीज करती है, देन द एल्डर स्टेट पर्सन स्टेटस आ जाता है, देन प्रिपेयरिंग फॉर रिटायरमेंट आ जाता है लास्ट में। इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से स्टेजेस जो हैं करियर की चेंज होती हैं और उनमें क्या क्या आपके लाइफ में, ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट में और आपकी अपनी पर्सनल लाइफ में क्या क्या चेंजेस आ रही होती हैं और वो कैसे आपकी वर्क को अफेक्ट कर रही होती हैं। नाउ द फर्स्ट स्टेज विच इज एक्सप्लोरेशन। एक्सप्लोरेशन स्टेज में क्या हो रहा है, अब देखते हैं। इंक्लूड स्कूल एंड अर्ली वर्क एक्सपीरियंस सच एज इंटर्नशिप्स। आपकी स्कूलिंग होती है क्लास 10 तक, देन यू गो टू द कॉलेज, देन यू गो टू अ यूनिवर्सिटी, और साथ साथ आपने थोड़ा सा वर्क लाइफ का थोड़ा सा टच आपको मिल जाता है इन फॉर्म ऑफ इंटर्नशिप और वॉलंटरी वर्क अगर आप करते हैं तो ये आपको एक्सप्लोरेशन स्टेज पे मिल रहा होता है। देन इट इन्वॉल्व्स ट्राइंग आउट डिफरेंट फील्ड्स। जैसे आपको पता है कि व्हेन वी आर इन क्लास 10 और वी आर इन ओ लेवल्स तो हमारे पास वी गॉट ऑलमोस्ट ऑल काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स। साइंस भी होती है, आर्ट्स भी होती है, देन देयर इज रिलीजियस जो है बुक्स वो भी होती हैं, प्लस लैंग्वेजेस भी होती हैं, लिटरेचर भी होता है। तो ये हमारे पास डिफरेंट फील्ड्स होती हैं ट्राई करने के लिए। एंड देन आउट ऑफ दोज फील्ड्स वी डिस्कवर लाइक्स एंड डिसलाइक्स। जब आपके पास इतनी सारी फील्ड्स की ऑप्शन होती है एंड व्हेन यू गो टू द कॉलेज एंड टू द यूनिवर्सिटी देन यू विल हैव टू सिलेक्ट अ स्पेसिफिक एरिया, स्पेसिफिक फील्ड। तो अभी एक्सप्लोरेशन की स्टेज में आपके पास पहले हर फील्ड का आपके पास थोड़ा बहुत नॉलेज होता है, उसमें से आप देन चूज करते हैं कि आपने किस तरफ जाना है, किस फील्ड में जाना है। और जब लाइक्स एंड डिसलाइक्स आपकी वहां जनरेट हो जाती हैं देन यू फॉर्म एन ओपिनियन और अ परसेप्शन और अ डिटरमिन्ड डिसीजन कि आपने क्या करना है, तो आप उस तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। देन फॉर्मिंग एटीट्यूड टुवर्ड्स वर्क एंड सोशल रिलेशनशिप पैटर्न्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अ फ्यू पीपल, जैसे हमने पहले बात की कि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो मेडिकल में जाना चाहते हैं, कुछ मैथमेटिक्स में जाना चाहते हैं जो इंजीनियरिंग वाली साइड पे चले जाते हैं, कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो हो सकता है कि साइंस की तरफ चले जाएं, कुछ आर्ट्स की तरफ चले जाएं, कुछ कंप्यूटर्स की तरफ चले जाएं। देयर आर सो मेनी फील्ड्स। तो यहाँ आप एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, लाइक्स एंड डिसलाइक्स कर रहे हैं। एंड सेकेंडली सोशल पैटर्न्स, जैसे आपने देखा है जो हम पर्सनैलिटीज अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि पर्सनैलिटीज लोगों की डिफरेंट होती हैं, सोशल पैटर्न्स भी डिफरेंट होते हैं। कुछ लोग बहुत सारे फ्रेंड्स बनाते हैं और उनके बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं। कुछ लोग जो इंट्रोवर्ट तबीयत के होते हैं उनके फ्रेंड्स नहीं होते, दे डोंट लाइक टू हैंग आउट विद अदर पीपल, वो घर में रहना पसंद करते हैं या वो इंट्रोवर्ट रहते हैं, अपना बुक्स के साथ ज्यादा अटैच्ड होते हैं। इस तरह डिफरेंट पर्सनैलिटीज होती हैं, सोशल रिलेशनशिप के पैटर्न्स होते हैं डिफरेंट लोगों के। एक्सप्लोरेशन स्टेज पे आप वो अपने पैटर्न्स डिफाइन कर लेते हैं ऑलमोस्ट, जिसमें फिर चेंज आना बाकी स्टेजेस में जरा मुश्किल हो जाता है। सेकंड स्टेज कौन सी आपकी, एस्टैब्लिशमेंट की। एस्टैब्लिशमेंट की स्टेज में आपको फर्स्ट जॉब जो है वो आपकी एस्टैब्लिशमेंट स्टेज में होती है। यू सर्च फॉर वर्क एंड देन यू गेट योर फर्स्ट जॉब, जो असल जॉब होती है अदर देन इंटर्नशिप्स एंड वॉलंटरी वर्क्स। देन सर्च फॉर अ वर्क, गेटिंग द फर्स्ट जॉब, getting evidence of successes or failures. Sometimes when you get a first job and you've been thinking that your interests are something और आपको उसी में अगर जॉब मिल जाती है और आप ये एक्सप्लोर करते हो, you get the evidences कि क्या मैं इस फील्ड में सक्सेसफुल हूं या मैं इस फील्ड में फेलियर हूं। तो इससे आपने अपने आप को प्रूव करना होता है और अपने आप को एविडेंसेस देने होते हैं कि अगर तो आप उस फील्ड में सक्सेसफुल हैं देन योर परफॉर्मेंस विल डेफिनेटली इंक्रीज। अगर आप उसमें सक्सेसफुल नहीं है बिकॉज यू आर गेटिंग द एविडेंसेस, मे बी इन फॉर्म्स ऑफ योर परफॉर्मेंस, मे बी इन फॉर्म्स ऑफ द फटीग यू आर फीलिंग, और बहुत सारे जो है आपका इंटरेस्ट कितना डेवलप हो रहा है, आपकी लर्निंग कितनी हो रही है। तो आप डिफरेंट एविडेंसेस इकट्ठे करते हैं जिसकी बेस पे आप उस करियर को या तो कंटिन्यू करते रहते हैं या उस करियर से अपने आप को हटा के अपना करियर चेंज भी कर सकते हैं या करते हैं लोग कई, लेकिन आफ्टर कलेक्टिंग दीज एविडेंसेस ऑफ सक्सेसेस एंड फेलियर्स।
then it takes time and energy to find a niche and to make your mark. Establishment stage में आप अपनी फर्स्ट सेकंड जॉब में होते हैं, यहाँ आपको समझ आ रही होती है कि either you want to be in this field or you don't want to be in this field, और अपनी जो नीश है, अपना जो रियल टारगेट है आपका लाइफ में, करियर में, उसको अचीव करने में आपको थोड़ा टाइम लगता है, और you eventually when you are just before the mid career stage you make your mark, either favorable, unfavorable, either you like it, you don't like it, but you find your mark, और आप फिर उस जॉब पे, उस करियर पे, उस फील्ड में आगे प्रोग्रेस करते रहते हैं, या आप प्रोग्रेस नहीं करते, आपकी प्लेटो हो जाती है द परफॉर्मेंस। तो ये डिपेंड करता है कि एस्टैब्लिशमेंट स्टेट में आपको एविडेंसेस क्या मिले हैं। देन योर मिड करियर, मिड करियर में चैलेंज टू रिमेन प्रोडक्टिव एट वर्क इज वन ऑफ द प्रॉब्लम्स, वन ऑफ द चैलेंजेस, कि आपको प्रोडक्टिव रहना पड़ता है काम पे, बिकॉज इस टाइम पे हो क्या रहा होता है कि नाउ यू हैव ऑल्सो स्टार्टेड growing in your family life. Maybe you've got children, maybe you've got family, maybe you've got old parents to look after. तो ये सारी चीजें साथ साथ इंक्लूड होना शुरू होते हैं, प्लस द वर्कलोड। तो उसमें आपको ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि आपने काम पे कैसे प्रोडक्टिव रहना है, बट एट द सेम टाइम you've got certain knowledge and skills जो उस काम को परफॉर्म करने के लिए नेसेसरी होते हैं। तो आपने अपनी जो एस्टैब्लिशमेंट की स्टेज है उसमें यू gained those skills and knowledge. So it might not be an issue for those people who have spent their establishment stage very well. But जिनके पास skill knowledge नहीं अभी आया होता, उनके लिए this becomes a challenge to remain productive in the organization. And then employee may continue to grow, as we said, कि उसकी performance जो है वो increase होती रहेगी, और plateaued. Plateaued means the performance will remain the same. It's not going to increase, it is not going to decrease. It's going to remain the same. मिड करियर में जो आपकी एस्टैब्लिशमेंट स्टेज से चलती आ रही थी वही एग्जैक्ट परफॉर्मेंस आपकी आगे चलती रहेगी, इंक्रीज या डिक्रीज उसमें नहीं आएगा। स्टे कॉम्पिटेंट बट नॉट एम्बिशंस, एम्बिशियस नहीं होते, बस कॉम्पिटेंट होते हैं, अपना काम जितना जरूरत है उतना करते रहते हैं। और डिटीरिएट में भी अब तीन पोजीशंस कौन कौन सी होगी, या तो आपकी परफॉर्मेंस जो है इट विल कंटिन्यू टू ग्रो, जैसे हमने बात की थी, इट विल कंटिन्यू टू ग्रो। सेकंड वाज इट विल गोइंग टू बी प्लेटोड, एंड द थर्ड वन दैट इट इज गोइंग टू डिक्रीज। तो यहाँ डिक्रीज आ गया, यहाँ प्लेटो हो गया, और यहाँ इंक्रीज आ गया। मिड करियर में यू आर गोइंग टू गो थ्रू दीज थिंग्स, आइदर योर परफॉर्मेंस इज गोइंग टू इंक्रीज अगर आपकी एस्टैब्लिशमेंट स्टेज अच्छी थी, और because of your personal problems and because of your family problems and maybe because of some other problems, your performance is plateaued. You are competent enough, you're meeting your regular performance criteria, but you're not increasing it. तो plateau हो जाती है, it remains the same. And then in the third option or the third situation is that it might decrease, और आप deteriorate होना शुरू हो जाते हैं. This is a little dangerous because the organization is going to not going to keep you for a long time if you are actually deteriorating in your performance. तो उसमें ये इशू आ सकता है कि आपको ऑर्गेनाइजेशन फायर कर दे and you don't have any job anymore. उसमें जो है वो इशू रेज हो सकते हैं, इसलिए आपको कंपैटिटिव रहना पड़ता है और या ग्रो करना पड़ता है. देन द लेट करियर स्टेज, उसमें क्या कर रहे होते हैं, सक्सेसफुल elder state persons can enjoy being respected for their judgments because at this time or at this stage you've got plenty of experience, and on the basis of that experience if you give some judgment or you give some decision or you give somebody a suggestion, it will be well respected, it will be well taken, और आप enjoy करते हो respect को. If your performance was increasing or at least it was plateaued and you learned a lot and you've gained a lot of skills and knowledge about your tasks, about your profession, तो फिर आपकी ये जो judgments हैं they are respected by the organization. Good resource for teaching others. At this level you become a very good resource for teaching others because now you've got
10-20 years of experience and you are kind of expert in your field. तो आप लोगों को सिखा सकते हैं. You can become a very good teacher. You can become a very good mentor or a coach. तो इसलिए इस स्टेज पे आके दो चीजें आपको तो हो, एक तो है कि आपके आइडियाज को बड़ा रिस्पेक्ट किया जाता है और दूसरा यू कैन बिकम अ वेरी गुड सोर्स ऑफ टीचिंग अदर्स. दोज हु हैव डिक्लाइंड मे एक्सपीरियंस जॉब इनसिक्योरिटी. जैसे हमने लास्ट स्टेज पे बात की कि अगर डिटीरिएशन इतनी हो गई है कि परफॉर्मेंस बहुत डिक्लाइन कर रही है, देन ऑर्गेनाइजेशंस आर नॉट गोइंग टू टॉलरेट such kind of person for a very long time. They might fire that person. Fire means that they'll ask him to go to leave the organization, dismiss कर देंगे या performance based जो retirement है या dismissal है वो कर देंगे, because organizations they want people to work, they want people to help them in achieving their goals, otherwise they don't need them, they cannot pay people extra money. तो इसलिए यहाँ जॉब इनसिक्योरिटीज आना शुरू हो जाती हैं. इफ योर परफॉर्मेंस इज डिक्रीजिंग देन प्लेटोइंग इज एक्सपेक्टेड. लाइफ ऑफ द जॉब इंक्रीजेज इन इंपॉर्टेंस. जैसे मैंने बात की कि फैमिली लाइफ आपकी स्टार्ट हो जाती है, यू गॉट सम सोसाइटी ऑब्लिगेशंस, सोशल ऑब्लिगेशंस आपकी होती हैं, यू गॉट प्लेंटी ऑफ पीपल टू मीट. तो प्लेटोइंग इज एक्सपेक्टेड कि आप फिर जॉब की तरफ बहुत ज्यादा शायद ध्यान नहीं देते और आपकी जो सोशल लाइफ है, फैमिली लाइफ है, मे बी यू गॉट एट दिस पॉइंट यू गॉट योर चिल्ड्रन, यू नीड टू मैरी देम, और डिफरेंट उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, देयर स्कूलिंग, देयर स्टडीज, और फिर उनकी जो डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं उनको आप मीट करते करते अपनी ऑर्गेनाइजेशन की जो परफॉर्मेंस है उसमें आप प्लेटो कर जाते हैं, यू रिमेन द सेम, और आप इंक्रीज नहीं करते अपनी परफॉर्मेंस में. नाउ द लास्ट स्टेज which was decline or the late stage may be most difficult for those who were most successful at earlier stages. Because यहाँ अब क्या हो रहा है, यहाँ डिक्लाइन आ रहा है. अब डिक्लाइन जो है इट इज नॉट वेरी वेल टेकन फॉर दोज पीपल जो शुरू में अपनी मिड करियर और एस्टैब्लिशमेंट के स्टेज में दे वर वेरी सक्सेसफुल. अब मे बी दे आर लूजिंग सम इम्पोर्टेंस इन ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज ऑफ देयर हेल्थ, बिकॉज ऑफ देयर एज, बिकॉज ऑफ देयर सो मेनी अदर इश्यूज, बिकॉज ऑफ रिटायरमेंट का टाइम आ रहा है. So it becomes very difficult for them to accept that they are going to retire. Or today's longer lifespan and legal protections for older workers open the possibility for continued work contributions, either paid or volunteer. कुछ organizations अपने employee को, if they are health wise and otherwise okay, they call them back. They don't retire them. They call them for a part-time job. They call them for a voluntary job. They call them for some consultancy. तो because of medical conditions बेहतर हैं, लाइफ स्पैन्स आर बिगर, तो उसमें फिर फायदा हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन को भी, एम्प्लॉय को भी, कि उसका कोई ना कोई कनेक्शन बना रहता है विद द ऑर्गेनाइजेशन, और ऑर्गेनाइजेशन को कुछ ना कुछ कंसल्टेंसी की फॉर्म में या पार्ट टाइम एम्प्लॉय की फॉर्म में फायदा होता रहता है. तो लेट स्टेज में ये सारी जो है पॉसिबिलिटीज हैं. नाउ mentoring and coaching, one of the very important topics and concepts of career management, कि जब भी आपके पास नया एम्प्लॉई आता है या मिड करियर में होता है तो उसको मेंटोर और कोचिंग की जरूरत होती है. बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है हमारे पास, वो भी डिस्कस करेंगे, साथ हम देखते हैं क्या है. इफेक्टिव कोचेस गिव गाइडेंस थ्रू डायरेक्शन, एडवाइस, क्रिटिसिज्म एंड सजेशन इन एन अटेम्प्ट टू एड द एम्प्लॉयज ग्रोथ. जो अच्छे कोचेज होते हैं वो उनको डायरेक्ट करते हैं अपने यंग एम्प्लॉयज को, उनको बताते हैं कि आपने किस किस्म का अपने आप में चेंजेस लेके आनी, क्रिटिसाइज करते हैं, पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करते हैं, देन उनको सजेशंस देते हैं कि किस तरह वो लाइफ में ग्रो करें, प्रोफेशनल लाइफ में. और मेंटोर्स क्या हैं? मेंटोर्स आर टिपिकली सीनियर लेवल एम्प्लॉयज हु सपोर्ट यंगर एम्प्लॉयज बाय वाचिंग फॉर देम. कहीं बात हो रही होती है तो उनके लिए बात करते हैं, उनकी फेवर में बात करते हैं. देन आंसरिंग फॉर देम इन द हायर सर्कल्स. टॉप मैनेजमेंट में अगर बात हो तो दे कवर देम फॉर सर्टेन ऑर्गेनाइजेशनल मे बी मिस्टेक्स, और अगर कोई अच्छी बात है तो दे ऑल्सो कन्वे देयर गुड थिंग्स टू द टॉप मैनेजमेंट, तो उनके लिए आंसर करते हैं. देन इंट्रोड्यूसिंग देम टू अदर्स, और दूसरे लोगों के साथ उनको इंट्रोड्यूस कराते हैं ताकि उनकी लर्निंग हो, मे बी उनको किसी न किसी फॉर्म में फायदा हो जाए. देन एडवाइजिंग एंड गाइडिंग देम
through the corporate system, because ये जो mentors होते हैं, they are, as we said, senior level employees होते हैं, they have gone through all those processes and they've gone through all those corporate systems, और फिर ये they are a very good source of teaching the young employees. उनको बताते रहते हैं कि किस तरह आपने इस सिस्टम के थ्रू जो है वो गुजरना है और किस तरह इस सिस्टम को आपने एक्सपर्ट करना है इस सिस्टम में, और फिर उससे किस तरह बेनिफिट लेना है और किस तरह ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स में हेल्प करनी है, कीपिंग इन द सेम कॉर्पोरेट सिस्टम. तो मेंटोर्स और कोच जो है ये नॉर्मली दे आर सीनियर पीपल, बट फॉर मेंटोर्स दे आर कंपल्सरीली सीनियर पीपल. कोचेस में हो सकता है कि दे आर मोर एक्सपर्ट. They might not be age-wise and experience-wise senior to them, but they are expert in certain areas and they coach the employees. But mentors, they are usually the senior member of the organization, जो लोगों को help करते हैं. अब mentoring and coaching में जो advantages और disadvantages हैं वो क्या हैं? Advantages, disadvantages सबसे पहले बात करते हैं. Tendency to perpetuate current style and practices. अगर कोच और मेंटोर यंग एम्प्लॉयज को कुछ बताता है तो दैट मीन्स कि सेम स्टाइल, जिस तरह टीचर से आप सेम स्टाइल लर्न करते हैं स्टूडेंट्स, एंड देन दे इफ समवन बिकम्स अ टीचर दे ट्राई एंड एग्जिबिट द सेम स्टाइल. इसी तरह अगर मेंटोर और कोच उनको कोई स्टाइल है या कोई एक नॉर्म है, कोई वैल्यू है, वो ट्रांसफॉर्म करता है, तो उससे वही वैल्यूज कल्चर में ट्रांसफॉर्म होती रहेंगी, चेंज नहीं आएगा. सेम स्टाइल्स कंटिन्यू करेंगे, डाइवर्सिटी एंड न्यू आइडियाज नहीं आ सकते. रिलायंस ऑन द कोच एबिलिटी टू बी ए गुड टीचर. अब कोच हो सकता है कि अपने एरिया में बहुत एक्सपर्ट हो, बट ही माइट नॉट बी एबल टू डिलीवर द एक्सपर्टीज और नॉलेज टुवर्ड्स द यंगर एम्प्लॉइज. अगर वो अच्छा टीचर है तो फिर शायद वो अच्छे तरीके से कन्वे कर सके. अदरवाइज सिंपली हैविंग अ नॉलेज डज नॉट मेक यू अ वेरी गुड टीचर, और उसको जो कन्वे करना है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. देन कंसिडरेशन फॉर ऑर्गेनाइजेशंस. कोचिंग बिटवीन एम्प्लॉइज हु डू नॉट हैव अ रिपोर्टिंग रिलेशनशिप. मतलब ये है कि लेट्स सपोज आपके पास यहाँ एक बहुत अच्छा एम्प्लॉय जो है, इज अ वेरी गुड कोच, बट उसको डायरेक्टली जो रिपोर्ट कर रहे हैं वो ये एम्प्लॉइज हैं ए एंड बी, और ए जो है इसको फिर ये सी और ये जो है डी इसको रिपोर्ट कर रहे हैं. अब इस कोच का डायरेक्टली इस पे तो इम्पैक्ट है, बट इस पे डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है, बिकॉज द ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की डजंट अलाउ यू. तो अच्छे कोच का इम्पैक्ट बहुत कम होता है. जो उसके सबॉर्डिनेट्स में या उसके पेयर्स में आते हैं उन पे सिर्फ वो अफेक्ट कर सकता है, बाकी जो रिपोर्टिंग लाइंस नहीं है उन पे वो कोचिंग नहीं सही तरीके से कर सकता. देन वेज टू इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट क्रॉस जेंडर मेंटरिंग. अगर एक फीमेल है तो वो एक मेल को कैसे जो है उसकी मेंटरिंग कर सकती है, ये एक इशू है. और मेल जो है फीमेल की मेंटरिंग करने में शायद कोई कल्चर का कोई इशू आ जाए, कोई रिलीजन का इशू आ जाए, या डिफरेंट इश्यूज आ सकते हैं. इसको प्रॉपर किस तरह इंप्लीमेंट किया जाए, ये भी आजकल जो है मेंटरिंग वगैरह का इशू है. नाउ द समरी ऑफ दिस लेक्चर. इस लेक्चर में हमने देखा पहले तो कि करियर होता क्या है, उसको हमने डिफाइन किया, एंड देन हमने देखा कि करियर रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशन पे होती हैं या इंडिविजुअल पे होती हैं. फिर हमने इंडिविजुअल वर्सेस ऑर्गेनाइजेशनल पर्सपेक्टिव देखा करियर का. फिर करियर स्टेजेस के बारे में हमने पढ़ा कि 5 स्टेजेस होती हैं और उसमें क्या क्या चेंजेस आती हैं. देन करियर डेवलपमेंट वर्सेस एम्प्लॉय डेवलपमेंट की बात की और एम्प्लॉय ट्रेनिंग की बात की. देन वैल्यूज फॉर द ऑर्गेनाइजेशन कि करियर डेवलपमेंट की ऑर्गेनाइजेशन को क्या इससे बेनिफिट है, ऑर्गेनाइजेशन क्या फायदा है. और फिर हमने वैल्यू फॉर इंडिविजुअल देखा, एक्सटर्नल वर्सेस इंटरनल, उसकी मेजरमेंट कैसे होती है करियर की. फिर हमने मेंटरिंग एंड कोचिंग पे बात की और उसके डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस पे बात की. नाउ करियर डिफाइंड. सबसे पहले तो हमने कहा द सीक्वेंस ऑफ पोजीशंस हेल्ड बाय अ पर्सन इन अ लाइफ टाइम और इन अ प्रोफेशन, कि उसने किस ग्रेड से किस लेवल से स्टार्ट किया और फिर सीक्वेंस वाइज कौन कौन सी पोजीशन उसने होल्ड की. वो सारी पोजीशंस जो हैं वो मिल के उसका करियर बनाती हैं, जिसमें हमने डिस्कस किया कि अगर एक एम्प्लॉय 17th ग्रेड से स्टार्ट करता है और 22 पे जाकर रिटायर हो जाता है तो वो इसका करियर पाथ है.
वो उसका करियर है 17, 18, 19, 20, 21, 22 ग्रेड, और दूसरा एम्प्लॉय ग्रेड 15 से स्टार्ट करता है और ग्रेड 19 पे जाकर रिटायर हो जाता है, तो उसके करियर की जो पोजीशंस हैं जो उसने होल्ड की हैं दे आर डिफरेंट। तो करियर इज अ सीक्वेंस ऑफ पोजीशंस दैट आर हेल्ड बाय अ पर्सन इन लाइफ टाइम। उसके बाद हमने बात की करियर रिस्पॉन्सिबिलिटी पे। हमने कहा कि जो प्रीवियसली ये प्रैक्टिस थी कि ऑर्गेनाइजेशंस यूज्ड टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ करियर मैनेजमेंट, बट नाउ द इंडिविजुअल्स दे हैव गॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑर्गेनाइजेशंस उसके लिए करियर लैडर बना देती हैं, अपॉर्चुनिटीज दे देती हैं डेवलपमेंट की, ट्रेनिंग की, लर्निंग की। नाउ इट डिपेंड्स ऑन द एम्प्लॉइज कि क्या वो उसको अवेल करना चाहते हैं, क्या वो प्रॉपरली वो ट्रेनिंग्स, वो डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को फॉलो करते हैं और अपना करियर ग्रो करते हैं या नहीं करते। फिर हमने इंडिविजुअल वर्सेस ऑर्गेनाइजेशनल पर्सपेक्टिव देखा कि इंडिविजुअल्स को ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ मौका दें कि वो ट्रेनिंग भी कर सकें, लर्निंग भी कर सकें, और ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं, वो लेडर बना के देती हैं, वो करियर ट्रैकिंग करती हैं। और फिर हमने करियर स्टेजेस की बात की, जिसमें हमने बात की कि देयर आर 5 स्टेजेस। कौन कौन सी हैं? एक्सप्लोरेशन है, फिर हमने बात की कि दूसरी स्टेज उसकी एस्टैब्लिशमेंट है, फिर मिड करियर है, फिर लेट करियर है, फिर डिक्लाइन है। तो हमने कहा कि एक्सप्लोरेशन में स्कूलिंग चल रही होती है, कॉलेज चल रहा होता है, यूनिवर्सिटी चल रही होती है, और आपका इंटर्नशिप चल रहा होता है, जिसमें आप डिफरेंट किस्म के सब्जेक्ट्स पढ़ रहे होते हैं, लाइक्स एंड डिसलाइक्स को डिस्कवर कर रहे होते हैं, और फिर उसके बाद आप डिसीजन बनाते हैं। एस्टैब्लिशमेंट में आपकी फर्स्ट जॉब मिलती है, जहां आपको एविडेंसेस मिलते हैं ऑफ सक्सेस एंड फेलियर्स। अगर तो आप उस ऑर्गेनाइजेशन में, उस जॉब में सक्सेसफुल हैं तो फिर भी आपको एविडेंस मिल जाता है, अगर आप फेलियर हैं तो फिर भी आपको एविडेंस मिल जाता है। और उसमें जो आपकी परफॉर्मेंस है उस पर क्या इम्पैक्ट आ रहा होता है, या तो वो ग्रो कर रही होती है, इफ यू आर अ सक्सेसफुल पर्सन इन योर जॉब तो ग्रो करेगी, या प्लेटो हो जाएगी, या डिक्लाइन कर जाएगी और डिक्रीज करने लग जाएगी आपकी परफॉर्मेंस एज पर योर इंटरेस्ट एंड द जॉब मैचिंग। फिर हमारे पास आता है करियर डेवलपमेंट वर्सेस एम्प्लॉय डेवलपमेंट, कि जब हम करियर को डेवलप करते हैं तो हम वी आर लुकिंग एट अ लॉन्ग टर्म प्लान, और जब एम्प्लॉय डेवलपमेंट हो रही होती है, एम्प्लॉय ट्रेनिंग हो रही होती है, तो वी आर लुकिंग फॉर अ शॉर्ट टर्म नीड और अ शॉर्ट टर्म प्लान। अब वैल्यू फॉर द ऑर्गेनाइजेशन क्या है करियर डेवलपमेंट की? फर्स्ट ऑफ ऑल दैट दे आर मेकिंग श्योर दैट दे हैव द टैलेंट। जो मिसिंग टैलेंट होगा इन द फॉर्म ऑफ रिटायरमेंट, एट्रिशन, लोग छोड़ के चले जाएंगे, तो कोई ना कोई लोग जो है उनको रिप्लेस करने के लिए अवेलेबल हों। फिर मेनली दूसरा जो इनका मेन जो है वैल्यू फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, कि एम्प्लॉय जो है उसकी फ्रस्ट्रेशन नहीं होती, वो एक जॉब से दूसरी जॉब में जाता है, उसकी मजीद लर्निंग इंक्रीज होती है और वो फ्रस्ट्रेट नहीं होता, उसकी जॉब मोनोटोनस नहीं होती, उसकी लर्निंग होती रहती है, प्रमोशन होती रहती है, सैलरी की फॉर्म में, लर्निंग की फॉर्म में, बेनिफिट्स की फॉर्म में, तो आपके पास रिटेन भी रहता है। तो ये कुछ वैल्यूज हैं जो ऑर्गेनाइजेशन को मिलती हैं। देन वी टॉक्ड अबाउट वैल्यू फॉर द इंडिविजुअल। उसमें हमने कहा कि मेजरमेंट किस तरह होती है। एक्सटर्नल मेजरमेंट आपकी होती है कि कितनी इनकम होगी इंसान की, उस एम्प्लॉय को कितना हिरार्की में किस लेवल पे वो बैठा हुआ है, और क्या उसके पास पावर्स हैं। और इंटरनल कैसे मेजरमेंट करेगा वो अपने करियर सक्सेस और फेलियर की, कि अगर तो उसकी जॉब मीनिंगफुलनेस है, लेट्स सपोज जिस तरह डॉक्टर है, उसकी लाइफ सेविंग का काम है, तो उसकी जॉब बहुत मीनिंगफुल हो सकती है। एंड इफ ही रियली वांटेड टू सेव लाइव्स इन लाइफ, तो उसको ये अचीवमेंट बहुत सक्सेसफुल लगेगी, और उसका जो है वो समझेगा कि मैंने अपना करियर में बहुत सक्सेसफुल रहा हूं। और इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों को अगर हम मैच करते हैं तो फिर आप करियर सक्सेस को मेजर कर लेते हैं कि कितना एक इंसान जो है वो अपने करियर में सक्सेसफुल है। फिर हमने बात की मेंटरिंग एंड कोचिंग पे। तो हमने कहा कि कोचिंग जो है वो एक एक्सपर्ट देता है, डायरेक्ट करता है अपने एम्प्लॉयज को, अपने कोर वर्कर्स को, कि किस तरीके से उन्होंने अपने ग्रोथ करनी है, किस तरीके से अपने आप को मोटिवेट रखना है, किस तरीके से उन्होंने सिस्टम्स के साथ उन सिस्टम्स का फायदा उठा के और सिस्टम्स के साथ कोऑपरेट करके किस तरह ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स जो हैं वो अचीव करने हैं। और एट द सेम टाइम मेंटरिंग वाज दैट जो आपका सीनियर एम्प्लॉय होता है आपसे, वो आपके लिए वाउच करता है, वो आपके लिए टॉप मैनेजमेंट को आपके लिए आंसर्स देता है,
वो आपको दूसरे लोगों से मिलवाता है, आपकी सोशलाइजेशन करवाता है और आपको डिफरेंट कॉर्पोरेट सिस्टम्स के थ्रू हेल्प करता है कि जिससे आपकी जो है वो ग्रोथ हो, आपका करियर जो है वो डेवलप हो। फिर उसमें हमने डिसएडवांटेजेस की बात की कि समटाइम्स एक ही स्टाइल जो है वो कंटिन्यू होता रहता है, बिकॉज वही बॉस अगर टीच करेगा अपने एम्प्लॉय को तो वो एम्प्लॉय जो है वो सेम स्टाइल कंटिन्यू करेगा और वो एम्प्लॉय नेक्स्ट एम्प्लॉय को और आने वाला एम्प्लॉय फिर नेक्स्ट एम्प्लॉय को, तो द स्टाइल रिमेन्स द सेम, द कल्चर रिमेन्स द सेम, डाइवर्सिटी शायद नहीं आती, नए आइडियाज नहीं आते, नए स्टाइल्स नहीं आते। फिर हमने कहा कि कोचिंग जो टीचिंग स्टाइल है कोच का उस पर बहुत डिपेंड करता है। अगर टीचर अच्छा है और उसके पास नॉलेज अच्छा है तो फिर तो वो अच्छे तरीके से ट्रांसफॉर्म कर लेगा, चीजें सिखा देगा अपने यंगर एम्प्लॉयज को। अदरवाइज शायद मुश्किल हो कि अच्छा टीचर ही ना हो तो वो ट्रांसफॉर्म ना कर सके। फिर एक और डिसएडवांटेज हमने बात की जो क्रॉस जेंडर मेंटरिंग है कि मेल टू फीमेल एंड फीमेल टू मेल, उसको किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जाए कि वो ज्यादा से ज्यादा जो है इफेक्टिव हो। तो ये हमारा करियर डेवलपमेंट का कुछ था। नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर में मिलेंगे और उसमें मजीद कुछ चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे, एचआर से रिलेटेड पर्सनालिटीज़ और डिफरेंट चीज़ें। और नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू वेरी मच।